हेलो दोस्तों, मैं विवेक शर्मा बायोकोडॉन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12th क्लास के लिए एवं नीट क्लासेस के लिए एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे नीट एग्जाम में एंड 12th क्लासेस में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल बात करेंगे। रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात के बारे में बताना चाहता हूं कि लाइफ स्पान क्या होता है। लाइफ स्पान यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके बर्थ से लेकर के, उसके जन्म से लेकर के उसकी नेचुरल डेथ के बीच का जो समय होता है उसी को उसको लाइफ स्पान कहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म it represents its लाइफ स्पान। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, उसका जन्म हुआ, उसके बर्थ से लेके उसकी जब तक नेचुरल डेथ होगी उसके बीच का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, उसी टाइम को कहते हैं लाइफ स्पान। सभी ऑर्गेनिज्म का, जितने भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ी है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल है, प्लांट्स है, इन सभी का जो लाइफ स्पान है जो डिफरेंट डिफरेंट होता है। लाइफ स्पान जो है वो कुछ मिनटों से लेकर के कुछ घंटों तक, कुछ हफ्ते और कई सालों तक हो सकता है। लाइफ स्पान विच मे बी ए फ्यू मिनट टू ए फ्यू आवर्स इन केस ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो लाइफ स्पान है वो कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटे तक हो सकता है। और जो प्लांट्स हैं, जो हायर प्लांट्स हैं, उसका जो लाइफ स्पान है वो हजारों की साल में होता है। लाइक पीपल का लाइफ स्पान 2000 से 3000 साल तक होता है, और मे बी सेवरल थाउजेंड ईयर्स। थोड़ा बात समझ में आई होगी। लाइफ स्पान मतलब टाइम पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पान। इस बायोडाइवर्सिटी में कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, उस ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान है उसकी बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कभी भी उसके ऊपर निर्भर नहीं होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ऑर्गेनिज्म का अगर बॉडी साइज बड़ा है तो उसका लाइफ स्पान ज्यादा होगा, अगर बॉडी का साइज छोटा है तो उसका लाइफ स्पान कम होगा। बॉडी की साइज का उसके लाइफ स्पान से कोई मतलब नहीं है। यू मे नोट दैट लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान उसकी बॉडी के साइज से कोई मतलब उसका नहीं होता है। लाइक अपन एग्जांपल समझ सकते हैं, द साइज ऑफ क्रॉ एंड पैरट्स आर not very different yet their life span so a wide different। मतलब क्रो एंड पैरट दोनों का जो बॉडी साइज है वो लगभग सिमिलर होता है, बराबर होता है, एक जैसे ही होता है, लेकिन अगर हम इनकी लाइफ स्पान की बात करें तो इनकी लाइफ स्पान में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्रो का जो लाइफ स्पान होता है वो एबो 15 ईयर्स होता है, एंड पैरट्स का जो लाइफ स्पान है वो 140 ईयर्स होता है, एबो 140 ईयर्स होता है। यानी बहुत ज्यादा इनके लाइफ स्पान में डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन की साइज की बात करें तो साइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सेम इसी प्रकार से हम मैंगो प्लांट की बात करें और पीपल प्लांट की बात करें, पीपल ट्री एंड मैंगो ट्री। मैंगो ट्री का लाइफ स्पान पीपल ट्री के कंपेयर में बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। सिमिलरली मैंगो ट्री हैज ए मच शॉर्टर लाइफ स्पान एज कंपेयर टू ए पीपल ट्री। मैंगो ट्री का लाइफ स्पान जो होता है अबव 150 टू 200 ईयर्स होता है, मैक्सिमम 300 ईयर्स तक हो सकता है। लेकिन इसी के कंपेयर अपन बात करें पीपल ट्री की, तो पीपल ट्री का लाइफ स्पान जो है वो 2000 से लेके 3000 साल तक होता है, 2000 से लेके 3000 साल तक होता है। तो अपन कह सकते हैं कि मैंगो ट्री और पीपल ट्री दोनों के लाइफ स्पान में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन अगर इनके साइज की बात करें तो साइज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों का साइज लगभग सिमिलर होता है। इस प्रकार से क्रो एंड पैरट का लाइफ स्पान भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन इनका साइज लगभग सिमिलर होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर भी जनरली ये देखा जाता है कि प्लांट का जो लाइफ स्पान है वो एनिमल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। प्लांट जनरली हैव ए ग्रेटर लाइफ स्पान एज कंपेयर टू एनिमल। प्लांट जनरली हैव ग्रेटर लाइफ स्पान एज कंपेयर टू एनिमल। प्लांट का लाइफ स्पान एनिमल के कंपेयर में ज्यादा होता है।
कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो टोटल लाइफ स्पान ड्यूरेशन होता है, उस लाइफ स्पान ड्यूरेशन को हम 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज होती है जुवेनिलिटी, सेकंड फेज होती है मैच्योरिटी, उसकी रिप्रोडक्टिव फेज, थर्ड फेज होती है उसकी एजिंग एंड सेनेसेंस, एंड फोर्थ फेज होती है डेथ। इन चारों फेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट फेज आती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उस ऑर्गेनिज्म की सबसे जो फर्स्ट फेज आती है उसे उसकी जुवेनिलिटी या जुवेनाइल फेज कहते हैं। जुवेनिलिटी या जुवेनाइल फेज कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे फर्स्ट फेज है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ पीरियड होता है। इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ, इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल अप टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब जन्म हुआ है, जब जन्म से उसकी जो ग्रोथ स्टार्ट होती है, उस ग्रोथ से लेकर के जब वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होता है, उस बीच का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को कहते हैं जुवेनाइल फेज। अगर अपन को शॉर्ट में बात करनी है, शॉर्ट में कहना चाहें तो अपन ये कह सकते हैं पीरियड ऑफ ग्रोथ, पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बर्थ एंड टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, इनके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसी को जुवेनाइल फेज कहते हैं। क्वेश्चन पूछे जाता है एनसीईआरटी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द जुवेनाइल फेज? आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, बस हमको सही ऑप्शन को क्लिक करना है। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी एनसीईआरटी को कवर करवाया जाएगा। नीट क्लासेस के लिए सभी चीजों को कवर करवाया जाएगा, कोई भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस हमको सारी क्लासों को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज लगाना है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नीट क्लासेस को फोड़ के रख देंगे। सेकंड फेज आती है रिप्रोडक्टिव फेज। सेकंड फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जुवेनाइल फेज के ठीक बाद स्टार्ट होती है। जुवेनाइल फेज की ठीक बाद स्टार्ट होती है और ये कब तक रहती है? जब तक वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है। रिप्रोडक्टिव फेज है जहां से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी स्टार्ट होती है, तब से लेकर के जब तक वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है, उस फेज को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट आफ्टर जुवेनाइल फेज, यानी जुवेनाइल फेज के ठीक बाद स्टार्ट होती है एंड रिमेन कब तक रहती है? अप टू द स्टेज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जब तक वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है तब तक रिप्रोडक्टिव फेज रहती है। ये जो फेजेस होती हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होती हैं। अपन ये नहीं कह सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सब की जो अलग अलग फेज है, जो सबकी अलग अलग टाइम की होती है, सभी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सबका एक जैसा हो, सबका जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग होता है। अगली बात करेंगे सेनेसेंट फेज। जब रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी समाप्त हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे ऑर्गन डिग्रेड होना चालू हो जाते हैं, उनमें एजिंग आना स्टार्ट हो जाती है और इसी एजिंग के बाद सेनेसेंट फेज आती है। इट इज द फेज ऑफ एजिंग, ये एजिंग की फेज है। इट इज द फेज ऑफ एजिंग व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लॉसेस इट्स कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। इन प्लांट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द येलो एंड लीफ फॉल। ये प्लांट के अंदर जब उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, लीव्स येलो हो जाती हैं, पत्तियां गिरने लगती हैं, उसके द्वारा इसकी पहचान की जाती है सेनेसेंट फेज। डेथ, ये लास्ट फेज होती है जब बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, उसके बाद उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, उसी को कहते हैं डेथ। डेथ का मीनिंग होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक प्रोसेस का स्टॉप हो जाना, उसका रुक जाना, उसी को कहते हैं डेथ। डेथ भी टू टाइप की होती है, एक होती है क्लिनिकल डेथ और सेकंड होती है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ है बायोलॉजिकल डेथ। डेथ मींस जब उसकी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? डेथ कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका जो लाइफ स्पान है उसको मेनली 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है: जुवेनिलिटी, मैच्योरिटी, एजिंग एंड सेनेसेंस एंड डेथ। सभी जो ऑर्गेनिज्म है उन सभी का लाइफ स्पान अलग अलग होता है। आपको जैसे बताया लाइफ स्पान कुछ मिनट से लेकर के कुछ हफ्ते तक, कुछ घंटे और कुछ कई सालों तक भी हो सकता है। यहाँ आपको कुछ लिविंग बींग्स का लाइफ स्पान बताया गया है। लाइक जैसे मे फ्लाई, उसका लाइफ स्पान 1 डे होता है। रेड का लाइफ स्पान 4 इयर्स होता है। रेबिट का लाइफ स्पान 13 इयर्स होता है। वो
मंकी का लाइफ स्पान अबव 26 ईयर्स होता है। डॉग का जो लाइफ स्पान है अबव 20 to 30 ईयर्स होता है। कैट का लाइफ स्पान 35 to 40 ईयर्स होता है। ये सभी अबव लाइफ स्पान है। व्हेल का लाइफ स्पान अबव 37 ईयर्स होता है। हॉर्स का लाइफ स्पान 60 ईयर्स होता है। एलिफेंट्स का 65 ईयर्स होता है। ईगल का 90 ईयर्स होता है। मैन का 100 ईयर्स, पैरेट का 140 ईयर्स, टॉर्टोइस का 200 ईयर्स, बनाना ट्री का 200 ईयर्स, पीपल ट्री का 2000 to 3000 ईयर्स, सिक्विया प्लांट का 3000 to 4000 ईयर्स, क्रो का 15 ईयर्स, मैंगो प्लांट का 100 to 150, मैक्सिमम 300 ईयर्स तक हो सकता है इसका लाइफ स्पान। ये सभी की टेबल की दी गई है कि किस ऑर्गन का लाइफ स्पान एवं कितना होता है। इसको याद करेंगे हम लोग। क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि किस ऑर्गन का लाइफ स्पान कितना होता है, या कंपेयर करके पूछा जा सकता है। किन्हीं भी दो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कंपेयर करके पूछा जा सकता है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन एंड व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्शन क्यों करता है, इससे क्या फायदा है, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस सारी चीजों को ध्यान से समझना है, वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। जैसे रिप्रोडक्शन, इस वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक कर दें। रिप्रोडक्शन, री मतलब अगेन, दोबारा से। प्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने जैसे एक न्यू इंडिविजुअल को फिर से उसका प्रोडक्शन कर सकता है, उसको जन्म दे सकता है, अपने जैसे यंग वंस को फिर से जन्म दे सकता है। रिप्रोडक्शन, री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब बनाना, अपनी जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को फिर से गिव राइज करना, उसको जन्म देना, उसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फिनोमेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फिनोमेना है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी कह सकते हैं। सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही जैसा एक न्यू ऑर्गेनिज्म को है ना गिव राइज करना, उसको जन्म देना, यंग वंस को। एक बार फिर से देख लें, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to young ones offspring similar to itself। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है। बर्थ होने के बाद उसकी ग्रोथ होती है, मैच्योर होता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आती है। जब मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आती है, और रिप्रोडक्शन के पश्चात वो अपने जैसे एक न्यू इंडिविजुअल को फिर से जन्म देता है। देन उसके पश्चात उसमें एजिंग आएगी, उसके जो ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। देन एजिंग एंड सेनेसेंस के बाद उसकी डेथ हो जाती है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी डेथ से पहले अपने ही जैसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म को अपने पीछे छोड़ जाता है। इससे जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती चली जाती है, जनरेशन जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। रिप्रोडक्शन के द्वारा जो स्पीसीज है उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो स्पीसीज समाप्त नहीं होती, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी डेथ से पहले अपनी जैसी न्यू ऑर्गेनिज्म को अपने पीछे छोड़ जाता है। इसलिए रिप्रोडक्शन के द्वारा उस स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है। जनरेशन टू जनरेशन वो स्पीसीज लगातार आगे ग्रो करती चली जाती है, वो स्पीसीज कभी समाप्त नहीं होती है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, कोई भी ऑफस्प्रिंग है जन्म के बाद ग्रो करता है, मैच्योर होता है, देन इट टर्न प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग, और एक न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। थस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ। ये बर्थ से बर्थ के बीच की साइकिल है, साइकिल ग्रोथ एंड डेथ। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया, उसकी ग्रोथ हुई, रिप्रोडक्शन किया, देन उसकी एजिंग हुई, डेथ हो गई, लेकिन अपनी डेथ से पहले अपने जैसे ऑर्गन को पीछे छोड़ दिया, जिससे उस स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है। यही सबसे मेन उद्देश्य है, हमारा मेन बेनिफिट्स है। रिप्रोडक्शन का मेन बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स और रिप्रोडक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ,
लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है, लाइफ कभी समाप्त नहीं होती। रिप्लेसमेंट, रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म है यानी जिनकी डेथ हो चुकी है उन ऑर्गेनिज्म को न्यू ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। रिप्रोडक्शन के द्वारा जिन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो चुकी है उन डेड ऑर्गेनिज्म को न्यू ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। सेकंड में रिप्लेसमेंट। थर्ड इज वेरिएशन। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, वेरिएशन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में मेनली कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो वेरिएशन आते हैं वो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा आते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा कभी वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। वेरिएशंस मींस यानी जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो अपने ओल्ड ऑर्गेनिज्म से, अपने पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से कितना डिफरेंट है, जो न्यू कैरेक्टर उसमें दिखाई देते हैं उन्हीं को कहते हैं वेरिएशंस। आगे बात करेंगे हम लोग जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स में बात करेंगे वेरिएशंस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आते क्योंकि म्यूसिस सेल डिवीजन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, कभी भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। और रिप्रोडक्शन के द्वारा जो वेरिएशन आते हैं ये वेरिएशन रुकते नहीं है, ये वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते चले जाते हैं, जिससे इन फ्यूचर न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है, न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है। वेरिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन, ये जो वेरिएशन आए हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा ये जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफर होते चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी इस पूरे लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। पूरे लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन का जो तरीका है सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। फिर भी रिप्रोडक्शन को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करेंगे क्या होते हैं। अगली क्लासेस में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल बात करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी रटना नहीं है, हमेशा वर्ड्स पर फोकस करना है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, और वर्ड्स की मीनिंग पर फोकस करेंगे तो कभी रटना नहीं पड़ेगा। एसेक्सुअल, ए मतलब नॉट, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन, सेक्स सेल, इट मींस गैमीट्स, यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स ऑर्गन्स की, सेक्स सेल की, इट मींस गैमीट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेनली जो गैमीट्स का फ्यूजन होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है वो म्यूसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर म्यूसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन which does not involve meiosis cell division and fusion of gametes, इसमें ना ही तो meiosis cell division होता है and ना ही fusion of gametes होता है। It called asexual reproduction। asexual reproduction में केवल सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें अपोजिट सेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओनली सिंगल पेरेंट्स रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल होते हैं। इट इन्वॉल्व द पर्टिकुलर ऑफ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट, यूनिपेरेंटल होते हैं। यूनिपेरेंटल यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यूनिपेरेंटल है, इसमें अपोजिट सेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, म्यूसिस सेल डिवीजन नहीं होता है, इसलिए इसमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। जैसे कि 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा म्यूसिस सेल डिवीजन के बारे में जाना था कि म्यूसिस सेल डिवीजन क्या होता है। म्यूसिस सेल डिवीजन इसमें क्या होता है, केवल सिंगल पेरेंट्स होते हैं सिंगल सेल के द्वारा। लाइक आप ये देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल, इसमें पहले क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए, देन इसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और सिंगल सेल से है ना टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंगल सेल से टू डॉटर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन, सेक्स सेल, गैमीट्स, इट मींस इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। और गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो याद रखना है कि इसमें म्यूसिस सेल डिवीजन 100% होगा। गैमीट्स का फॉर्मेशन है, इट मींस म्यूसिस सेल डिवीजन होगा, और म्यूसिस सेल डिवीजन होगा
गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स सही है। जब डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स सही है तो अपोजिट सेक्स का होना जरूरी है। इट मींस अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेल पेरेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है एंड फीमेल पेरेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। देख सकते हैं द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व meiosis and fusion of gamete is called sexual reproduction. It involves participation of two parents, one male and other female, opposite sex. रटना नहीं है, दोनों को ध्यान में रखना है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें किसी भी सेक्स ऑर्गन और सेक्स सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, अपोजिट सेक्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट के फॉर्मेशन के लिए म्यूसिस सेल डिवीजन चाहिए, और जब म्यूसिस सेल डिवीजन होता है तो ध्यान रखना है वेरिएशंस आते हैं। अपने कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल प्रोसेस है, इजीली हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में होती है, ये इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट है, ये कम समय में हो जाती है और इसमें ज्यादा समय चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है अपन देख सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। जनरली देखना, रटना नहीं है, समझना। जैसे आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिपेरेंटल होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाई पेरेंटल होता है, इसमें अपोजिट सेक्स की रिक्वायरमेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स, यूनिपेरेंटल है, सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ टू सेपरेट पेरेंट्स, बाइपेरेंटल है, बाइपेरेंटल, इसमें बोथ पेरेंट्स चाहिए, अपोजिट सेक्स की रिक्वायरमेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेक्स सेल का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। इट जनरली अकर्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, इसमें सेक्स ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर होते भी है तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अगर होंगे भी तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इट यूजुअली रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स और सेक्स ऑर्गन, इसमें सेक्स ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट सेक्स ऑर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, नाम से क्लियर है, नाम पर ही फोकस करें। इट डज नॉट इन्वॉल्व म्यूसिस और रिडक्शन डिवीजन, इसमें म्यूसिस सेल डिवीजन होता है, इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और जब तक म्यूसिस सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे। यानी इसमें जो न्यू इंडिविजुअल्स आते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स पेरेंटल के यानी अपने जो पेरेंट प्लांट है या एनिमल है उन्हीं के सिमिलर होते हैं, उन्हीं के सिमिलर होते हैं। यानी जो ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, जिन्हें हम लोग क्लोन्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाता है, व्हाट इज क्लोन। ऑफस्प्रिंग आर जनरली genetically and morphologically similar to their parents is known as clone, is known as clone। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। एनसीईआरटी 12th क्लास अकेडमिक में भी अलग से क्वेश्चन पूछे जाता है 1 मार्क्स के लिए, देन इसके अलावा नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। इट डज नॉट इन्वॉल्व म्यूसिस और रिडक्शन डिवीजन, इट इन्वॉल्व म्यूसिस विच अकर्स एट द टाइम ऑफ स्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट। अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो स्पोरोजेनेसिस के टाइम पर म्यूसिस सेल डिवीजन होगा, एंड अपन ह्यूमंस की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर, मेल के अंदर बात करें, ह्यूमन के अंदर बात करें, मेल एंड फीमेल मतलब ह्यूमंस के अंदर बात करें तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के टाइम पर म्यूसिस सेल डिवीजन होता है, म्यूसिस सेल डिवीजन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व सेक्सुअल फ्यूजन और फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, म्यूसिस सेल डिवीजन नहीं होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन भी नहीं हो पाएगा, और गैमेट्स का जब फ्यूजन नहीं होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, बिकॉज जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जायगोट का फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ही होता है। जब इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो जायगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें अपोजिट सेक्स के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ये गैमीट्स आपस में फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी आपको बताया था कि फास्टर होता है, इससे बहुत ही कम समय लगता है, लेस टाइम ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये थोड़ा सा स्लोअर होता है, इसमें ज्यादा टाइम ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कम समय में ज्यादा ऑफस्प्रिंग को प्राप्त किया जा सकता है। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म, कम समय में बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है, इसमें लेस नंबर का फॉर्मेशन होता है, लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म। न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म फ्रॉम ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि आपको बताया सेक्स ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर इसमें रिप्रोडक्शन होता कैसे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे हम बात करें मोनेरा एंड प्रोटिस्टा की, दीज आर यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर होते हैं, तो इनमें तो जो सिंगल सेल है वही पेरेंटल सेल है, वही इसमें पार्टिसिपेट करेगी और जनरली डिवाइड होकर के न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर देती है। लेकिन जो लोअर प्लांट है, फंजाई है, इनकी बॉडी का कोई भी पार्ट या कोई स्पेसिफिक ऑर्गन डेवलप होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ करवाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करवाएगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म फ्रॉम डेवलपमेंट एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। ऑफस्प्रिंग, ध्यान से सुनना इंपोर्टेंट पॉइंट है, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। दीज आर नोन एज द क्लोन। बहुत इंपोर्टेंट है, क्लोन का फॉर्मेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग में भी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी जो न्यू ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ इससे म्यूसिस सेल डिवीजन होता है, वेरिएशंस टेक प्लेस होते हैं, न्यू वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। रटना नहीं है, दोनों को कंपेयर करके देखना है। सभी पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर थोड़ा सा कनेक्ट करके जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी अलग से बात करेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको इसी टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमारी इसी यूनिट की नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें भी देखने को मिलेगा, पूरा डिटेल में आएगा। हालांकि इस टॉपिक में भी हम लोग इसके बारे में काफी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग। कोई भी बात अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको भेज सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके हो, जो क्वेरीज आपकी आती हैं, उन क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें। आपकी सारी क्वेरीज के आंसर दिए जाएंगे, बस अच्छे से पढ़ना है, एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करना है। हमने बात की इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, म्यूसिस सेल डिवीजन नहीं होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्यूजन भी नहीं होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द यंग वंस रिसीव्स ऑल इट्स जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट, यानी इसमें जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर जितने भी जीन्स हैं वो सिंगल पेरेंट से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को पूरा फोकस करके पढ़ना है, हम एनसीईआरटी की एक एक बात को कवर कर लेंगे, कहीं से भी नहीं छोड़ना है। यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उसको सारे जीन्स उसके पेरेंट्स से गेन होते हैं, सेम टू सेम आते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम लोग ए गैमेजेनेसिस या ए गैमोजेनी भी कहते हैं। ए गैमोजेनेसिस यानी ये मतलब नॉट गैमोजेनेसिस, गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ए गैमोजेनेसिस और ए गैमोजेनी। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग कॉमनली रेफर्ड एज ए क्लोन। बहुत इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है,
कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं? मेनली होता किसमें, ध्यान रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, लाइक मोनेरेंस एंड प्रोटिस्टा। मोनेरेंस में लाइक बैक्टीरिया वगैरह सभी के अंदर, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जितने भी होते हैं ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं। इनके अंदर मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फंजाई की बात करें, जो लोअर प्लांट्स हैं उनकी बात करें, लोअर प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर, कुछ एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एग्जांपल ध्यान रखना है, जो हायर नॉन वर्टिब्रेट्स हैं एंड ऑल जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इन सभी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जितने भी हायर नॉन वर्टिब्रेट्स हैं एंड ऑल जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जांपल ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे आते हैं, नीट एग्जाम में एग्जांपल पूछे जाते हैं, एक एक एग्जांपल को ध्यान से रखना है। हम लोग बात करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, कौन कौन से उसके टाइप हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका फर्स्ट टाइप है फिजन, बाय फिजन। फिजन में भी मेनली होता है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। फिजन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टेक्निकल फॉल्ट है, थोड़ा टाइप करने में दिक्कत हो गई है। फिजन में भी मेनली दो है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, बाई मतलब टू, बाइनरी फिजन, अब इसमें सिंगल सेल के द्वारा टू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मल्टीपल, इसमें एक पेरेंटल सेल से बहुत सारी न्यू ऑफस्प्रिंग, बहुत सारी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, मल्टीपल फिजन। सेकंड इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है, जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है उस समय अनइक्वल सेल डिवीजन होता है, जिससे एक छोटा सा प्रोसेस उसी सेल के ऊपर अलग से निकल आता है, उसी बॉडी के ऊपर अलग से निकल आता है, जिसे हम लोग बर्थ कहते हैं। बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में इन्हीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सभी के बारे में अलग से डिटेल में बात करेंगे, सभी को अलग से देखेंगे। नेक्स्ट प्लाज्मोटॉमी, अगला जेम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, स्पॉट फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। काइनिड्स, कॉनिडिया, ये किसमें बनते हैं, कैसे होता है, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में हम इन्हीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरी बात करेंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आपको कमेंट्स बॉक्स में प्लीज भेजें कि सर जी हमारी क्वेरीज है, ये चीज समझ में नहीं आई, उस चीज को आपकी जितनी प्रॉब्लम्स होंगी सबको सॉर्ट आउट किया जाएगा। इस क्लास को अच्छे से पढ़ लें जिससे अगली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया जाएगा, आपको लिंक भेज दी जाएगी कि अगली क्लासेस कब आने वाली है, जल्दी आपको क्लास दे दी जाएगी अगली। अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं। इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में डिटेल बात करेंगे कि फिजन क्या होता है, बडिंग क्या होती है, प्लाज्मोटॉमी, जेम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पॉट फॉर्मेशन, इन सभी के बारे में अगली क्लास में डिटेल बात होगी। आपको जो क्लास में दिया गया है सभी को अच्छे से पढ़ के रखें जिससे नेक्स्ट क्लास आपको समझ में आएगी। जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो चीज आपको समझ में ना आए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें कि सर ये हमारी क्वेरीज है, ये हमको समझ में नहीं आया, इसको दोबारा फिर से रिपीट कर दें, आपको फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको जो भी चीज पढ़ाई जा रही है इसके आपको पीडीएफ नोट हमारे बायोकोड ऑनलाइन क्लासेस की टेलीग्राम चैनल से आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर के यहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।